हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन आफ्टर द टमी टक सर्जरी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे कि टमी टक सर्जरी क्या होती है, टमी टक्स में क्या रिस्क और क्या कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व रहते हैं और आप उससे कैसे अपने प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं कि हम उस रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन को कैसे कम से कम कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फिर जब भी हम टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी की बात करते हैं तो एब्डोमिनोप्लास्टी एक ऐसा कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है जिसमें हम आपकी टमी की शेप को इंप्रूव करते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। नॉर्मली इसमें हम आपकी जो लूज और हैंगिंग लोअर एब्डोमेन की स्किन है उसको एक्सरसाइज करते हैं, आपकी अम्बिलिकस को एक न्यू पोजिशन देते हैं, एक्स्ट्रा स्किन और एक्स्ट्रा फैट को हटाया जाता है और आपकी टमी की जो मसल्स हैं उसको रिपेयर करते हैं, उसको टाइटन करते हैं। इस वीडियो का पर्पस ये है फ्रेंड्स की टमी टक से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो माइनर कॉम्प्लिकेशन है, मेजर कॉम्प्लिकेशन है, उससे आपको अवेयर किया जा सके ताकि आप अपना एक सर्जरी के लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन लिए जाए। इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल भी आपको डराना नहीं है, आपको ये बताना नहीं है कि टमी टक सर्जरी नहीं करानी चाहिए। टमी टक सर्जरी में इन कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इस कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। फ्रेंड, जब भी हम किसी भी सर्जरी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोई भी सर्जरी के हो, कोई भी सर्जरी के अपने नॉर्मल रिस्क होते हैं, चाहे वो मेजर रिस्क हो चाहे वो माइनर रिस्क हो। इसी तरह टमी टक सर्जरी भी बिना रिस्क के नहीं है, इसमें भी अपने रिस्क हो सकते हैं। तो आपको रिस्क के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एम को रख के हमने इस वीडियो को बनाया। सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि टमी टक सर्जरी के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो टमी टक के बाद नॉर्मली पेशेंट में कुछ फ्लूइड कलेक्शन या सीरोमा फॉर्मेशन हो सकता है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को कुछ समय तक उस स्किन वाले एरिया के अंदर नमनेस रह सकती है, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन रह सकता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर आपको वुंड का इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें आपकी जो भी स्टिच लाइन है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है या थोड़ा बहुत स्किन का लॉस हो सकता है। पेशेंट को इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, डीवीटी हो सकता है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को इस कंडीशन के बाद थोड़ा बहुत कंटूर एबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताने वाला हूँ कि ये कैसे होती हैं और हम एज ए प्लास्टिक सर्जन, एज ए कॉस्मेटिक सर्जन इनको कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम इसमें सिरोमा के बारे में बात करने की, जब भी हम किसी भी एब्डोमेन की सर्जरी करते हैं, खासकर टमी टक सर्जरी करते हैं, बहुत सारे फ्लैप्स को क्रिएट करते हैं। मतलब हम उस जो एक्स्ट्रा स्किन को जब निकालने वाले हैं या टमी को रिपेयर करने वाले हैं ताकि आपकी मसल को टाइटन हो, तो हम काफ़ी सारे स्किन फ्लैप्स को रेज करते हैं। तो हम जब दोबारा उनको स्टिच करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस बनता है स्किन और मसल्स के बीच में, क्योंकि हमने उसके बीच में से काफ़ी सारा फैट भी निकाला है। अब वो पोटेंशियल स्पेस, एक खाली स्पेस जो है, वहाँ पर कुछ फ्लूइड की अकुमुलेशन हो सकती है जिसको हम सिरोमा बोलते हैं। ये यूजुअली इनिशियल फेजेस के अंदर ही होता है और नॉर्मली इसको कम करने के लिए, उस डेड स्पेस को खत्म करने के लिए हम उस फ्लैप्स को भी काफ़ी सारे स्टिचेस से क्लोज करते जाते हैं, मतलब उस डेड स्पेस को ऑब्लिटेट कर देते हैं ताकि वहाँ पर सिरोमा नहीं बने। रेयर केसेस के अंदर वहाँ पर भी अगर सिरोमा बनता है तो हम उसको नीडल के द्वारा एस्पिरेट कर देते हैं, नीडल के द्वारा बाहर निकलते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक और हम चीज़ करते हैं कि हम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही पेशेंट को काफ़ी सारे लिम्फेटिक मसाजेस एडवाइस करते हैं। हम भी पेशेंट के साथ करके दिखाते हैं और पेशेंट को भी एनकरेज करते हैं कि घर जाके वो लिम्फेटिक मसाजेस की जाए, जो कि बहुत जेंटल मसाजेस होती हैं जिसमें कोई भी पेन नहीं होता, और पेशेंट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स अपने घर पर उसको करते हैं ताकि इस सिरोमा के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए अगर बनता भी है अगर आपको पेशेंट को। तो ये सिरोमा के प्रिवेंशन के बारे में। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ कि वुंड इन्फेक्शन की, कुछ केसेस में पेशेंट को वुंड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्री ऑपरेटिव पीरियड के अंदर पेशेंट की कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट में ऐसी कोई टेंडेंसी तो नहीं है कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। उसका कंप्लीट ब्लड काउंट कराया जाता है। जब भी सर्जरी परफॉर्म की जाती है प्रॉपर पूरे एसेप्सिस प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इंस्ट्रूमेंटेशन का ध्यान रखा जाता है, उस एरिया को प्रॉपर से क्लीन किया जाता है। पेशेंट को भी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में बोला जाता है कि आप अपनी लोकल हाइजीन को मेंटेन करें। और अगर पेशेंट ये सब चीज़ें करता है और पेशेंट साथ ही साथ हम पेशेंट को प्री ऑपरेटिव पीरियड में भी, इंटर ऑपरेटिव पीरियड में भी, मतलब ऑपरेशन के दौरान भी और बाद में भी हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि इस इन्फेक्शन को रोकने में, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये वुंड इन्फेक्शन के बारे में है। फ्रेंड्स, इसके बारे में बताने वाला हूँ कि लॉस ऑफ नमनेस। जब भी हम किसी भी एरिया के अंदर सर्जरी करते हैं, खासकर ऐसे एरिया में जहाँ बहुत सारी नर्व्स हैं, तो कुछ समय तक टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है या नमनेस हो सकता है, जो कि विद टाइम जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। इसका रिकवरी का टाइम यूजुअली विद इन अ वीक होता है, लेकिन किसी पेशेंट के अंदर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। बट इन मेजॉरिटी पेशेंट, इन ऑलमोस्ट 100% पेशेंट, ये सारी की सारी सेंसेशन जो है वो वापस आ जाती है। ये लॉस ऑफ सेंसेशन यूजुअली सभी सर्जरीज के अंदर होता है, चाहे वो लाइपोसक्शन सर्जरी हो या टमी टक सर्जरी हो, बट ये जो लॉस ऑफ सेंसेशन है ये हमेशा टेम्परेरी होता है, ये वापस रिकवर हो जाता है। कुछ पेशेंट के अंदर अगर किसी एरियाज के अंदर पेशेंट का थोड़ा बहुत स्किन का लॉस भी हो सकता है, अगर वहाँ पर सूचरिंग थोड़ी टाइट हुई है या वहाँ पर ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो वो भी हम नॉर्मली ड्रेसिंग के द्वारा ही उसको मैनेज करते हैं। यूजुअली कोई बड़ी सर्जरी या रीडू सर्जरी हमें करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ कंडीशन में पेशेंट्स को हम ये भी बताते हैं कि आपको, क्योंकि एब्डोमेन की सर्जरी हम कर रहे हैं और इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी का चांस होता है, जो कि ओवरऑल अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डीवीटी के चांसेस हैं वो एब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी के बाद ही होते हैं, क्योंकि यूजुअली इसमें इस सर्जरी के बाद पेशेंट लगभग 1 से 2 दिनों तक एम्बुलेट नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एब्डोमेन की सर्जरी है तो उसमें उनका ब्लड का थोड़ा स्लगिश होने का चांस हो सकता है, जिसके कारण से उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। अगर हमें पेशेंट में कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर इनिशियल फेजेस में लगता है कि उसको डीवीटी का चांस है तो हम उसमें प्रोफिलैक्टिकली भी पेशेंट को दवाइयाँ देते हैं। साथ ही साथ डीवीटी को रोकने के लिए हम इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में भी पेशेंट को डीवीटी पंप लगाते हैं, जो कि पेशेंट के थ्रू आउट द सर्जरी लगा रहता है और सर्जरी खत्म होने के विदिन 6 आवर्स ही हम पेशेंट को कुछ ब्लड थिनर इंजेक्शन देते हैं। और साथ ही साथ हम पेशेंट को ये भी एनकरेज करते हैं कि नेक्स्ट डे से वो एम्बुलेट करे। हम पेशेंट को विद सपोर्ट के साथ चलने के लिए बोलते हैं, और अगर वो पेशेंट बेड पे लेटा है तब भी हम उसको कुछ एक्सरसाइजेज यूज़ करने के लिए बोलते हैं कि अपने काफ मसल की एक्सरसाइजेज करता रहे, जिसको हम करके भी बताते हैं, डेमोस्ट्रेट भी करते हैं और पेशेंट को करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम सारी प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि पेशेंट को डीवीटी डेवलप ना हो। इसमें हम पेशेंट का भी कमिटमेंट चाहते हैं कि पेशेंट को हम पहले ही प्री ऑपरेटिव पीरियड में जब हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आता है हम उसको इस प्रॉब्लम से अवेयर कराते हैं और बोलते हैं कि आपको भी जल्दी एम्बुलेट करना है ताकि ये प्रॉब्लम्स डेवलप ना हो। जैसे ही पेशेंट एम्बुलेट करने लगते हैं ये मान के चल सकते हैं कि आपको डीवीटी नहीं डेवलप होगा, डीवीटी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। बट इस पूरी वीडियो का पर्पस ये था कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम अवेयर कराएं कि एब्डोमिनोप्लास्टी टमी टक के बाद ये सब चीज़ें हो सकती हैं और एज ए सर्जन हम इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं, और एज ए पेशेंट आप इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि ये कॉम्प्लिकेशन आपके अंदर ना डेवलप हो, आपकी जो रिकवरी है बहुत स्मूथ हो और आपको एक परफेक्ट रिजल्ट जो आपकी टमी टक के बाद आए, जैसे कि आप एक डिजायर्ड बॉडी चाहते हैं वो आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि व्हाट आर द रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर द टमी टक सर्जरी, उनमें क्या रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, एज ए सर्जन हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और एज ए पेशेंट आपका क्या रोल है कि आप हमें हेल्प करें ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस जब भी आप सर्जरी में जाएँ ये ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे टमी टक, लाइपोसक्शन और भी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो दी गई हैं, आप अगर उन वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको टमी टक में कोई डाउट रखता है या आप टमी टक करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आप चाहें तो हमसे एक फेस टू फेस कंसल्टेशन भी प्लान कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।